एलिमेंट पढ़ा था और वहां से बहुत सारे प्रश्नों को देखा था। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहां से आपका एक प्रश्न आ सकता है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के एटम्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड, और कैसे ज्वाइन करते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन में, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 3.4। आप देख सकते हैं यहां कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे कि वाटर का उदाहरण दिया गया है, अमोनिया का उदाहरण दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण दिया गया है। तो जैसे कि वाटर हो गया H2O, तो आप देखें कि हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। इसका मतलब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अमोनिया है NH3, तो अमोनिया में नाइट्रोजन एक एटम है और हाइड्रोजन कितना एटम है, 3। तो आपको इसको पहचानना होगा कि एक यदि मॉलिक्यूल हम लोग लिखते हैं तो उसमें एटम्स कितने होंगे। तो इसमें टोटल एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए मैं कुछ लिखता हूं और आप इसको पहचानिए। जैसे कि CO2 हो गया, तो यह एक मॉलिक्यूल हो गया, और एक मॉलिक्यूल में कार्बन का कितना एटम हो गया बताइए, 1, और ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 2। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं C6H12O6, तो कार्बन का कितना एटम है, 6, H का 12, O का कितना हो गया, 6, H2SO4, तो हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं और उसमें प्रेजेंट एटम्स को दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एटम्स जब आपस में मिलेंगे, इसका मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जब आपस में मिलेंगे तो ये कंपाउंड का फॉर्म करेंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्म करेंगे, या फिर बोले तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग अब यहां देखते हैं, यहां पर क्या लिखा गया है। यहां पर रेशियो बाय मास लिखा गया है। तो सबसे पहले तो मास आपको समझना पड़ेगा, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद रेशियो निकालना आप सीख जाएंगे। जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको एटॉमिक मास याद करना है, तो यदि आपको एटॉमिक मास याद रहेगा तो आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O है, तो यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको याद रखना है 1, तो 1 × 2 करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया एटॉमिक मास, 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 16। और इसका यदि बाय मास रेशियो निकालेंगे तो हाइड्रोजन का रेशियो जब निकालेंगे तो 1:, क्या हो जाएगा ये, 8। तो ये देख सकते हैं आप, यही 1:8 लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अमोनिया लिखेंगे NH3, नाइट्रोजन क्या हो गया, 14, और हाइड्रोजन 1 × 3 क्या हो गया, 3। तो इसका बायोमास रेशियो क्या हो गया, 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे CO2, कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, आपको याद करना है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 कितना हो गया, 32, और इसका आप रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3:8। तो यही आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक एक्टिविटी दिया गया है और यहां पर पूछा गया है कि टेबल 3.4 में जो मॉलिक्यूल का नाम दिया गया है और साथ ही इसके एलिमेंट्स का, या फिर बोलें कि एटम्स का जो बाय मास रेशियो दिया गया है, उसका उपयोग करना है और उसका यूज करके आपको बताना है कि जैसे कि H2O हुआ तो इसमें हाइड्रोजन का जो एटम है या ऑक्सीजन का एटम है उसका क्या रेशियो है। जैसे कि मैं पहले आपको आंसर ही बता देता हूं कि H2O में हाइड्रोजन का जो रेशियो है वह है 2, और ऑक्सीजन का एटम का जो रेशियो वह क्या है, 1। हाइड्रोजन के एटम का रेशियो है 2 और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो है 1। ठीक इसी प्रकार से अमोनियम में NH3 में नाइट्रोजन एटम का रेशियो है 1 और हाइड्रोजन एटम का रेशियो क्या है, 3। और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कार्बन का रेशियो क्या है, 1, कार्बन एटम का बोलें तो रेशियो क्या है, 1, और ऑक्सीजन एटम का रेशियो क्या है, 2। तो इसी को आपको निकालना है कि कैसे आप इस टेबल का यूज करके इन रेशियो को आप कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि वाटर दिया गया है और उसका बायोमास आपको रेशियो दिया गया है, तो वाटर में
जो हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है उसका रेशियो आपको निकालना है। तो चलिए यहां पर देखिए एक H2O का निकाल कर दिखाया गया। तो इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे। टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट, तो हम लोगों ने लिख लिया हाइड्रोजन और फिर क्या लिख दिया ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का बाय मास रेशियो 1 यहां से आप लिख लेंगे और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो क्या हो गया 8 यहां से आप लिख लेंगे। इसके बाद एटॉमिक मास आपको याद करके रखना है पहले ही से। तो आप देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन का क्या है 1, आपको याद करके रखना है, और ऑक्सीजन का क्या है 16। फिर क्या करेंगे आप यहां 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो देख सकते हैं यहां पे 1 बाय 1 किए तो 1 आ गया, और फिर यहां 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 2। और फिर उसके बाद यहां जो स्मॉलेस्ट नंबर आया उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि हाफ से 1 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2, और हाफ से हाफ को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1। और इस प्रकार से आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 2:1। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया 2 और ऑक्सीजन क्या हो गया 1। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग रेशियो को निकाल सकते हैं। तो आप इसी मेथड का यूज करके अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहां आंसर भी दिया गया था। अब नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल। तो वैसे कंपाउंड जिनमें मेटल पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा नॉन मेटल, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में रहते हैं। ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, या मैं बोलूं तो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे ये पार्टिकल चार्ज होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पर समझाना इसको आसान नहीं है, आपको सिर्फ याद कर लेना है कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको सिर्फ याद कर लेना है व्हाट इज एन आयन। द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयंस। तो आप इसे याद कर ले, चार्ज्ड स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं आयंस। जैसे कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सोडियम आयन, यहां पे लिख सकते हैं क्लोराइड आयन। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो आप देख सकते हैं यह है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यह है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसे हम लोग पॉजिटिव आयन कहेंगे, इसे हम लोग निगेटिव आयन कहेंगे। A negatively charged ion is called anion and positively charged ion a cation। तो आप देख सकते हैं जो निगेटिवली चार्ज आयन है उसे हम लोग अनायन कहेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसे हम लोग कटायन कहेंगे। तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग कटायन कहेंगे, तो आप काट दीजिए, माइनस करके आप उसको काट देंगे तो प्लस बन जाएगा, तो काटने से हम लोग याद रख सकते हैं कटायन। निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन। निगेटिवली को हम लोग क्या बोलेंगे अनायन, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे कटायन। तो ये सब प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट हैं। आयन किसे कहते हैं, कटायन किसे कहते हैं, अनायन किसे कहते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, its constituent particles are positively charged sodium ion and negatively charged chloride ion। तो आप देख सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड का मैंने भी यहां पर जिक्र किया, सोडियम से बनता है सोडियम आयन, और ये कैसे बनता है यह आप यहां पर ध्यान ना दें क्योंकि ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्लोरीन से क्या बन जाता है क्लोराइड आयन। तो जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पास में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और इससे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पे आयन का फॉर्मेशन हुआ है। प्रोसेस तो मैंने नहीं बताया, ये सारी बातें आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो यही जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि जब एटम्स आपस में मिलेंगे, आयंस आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो यह भी आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, यहां बस आप याद करते जाइए। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो आयन या तो एक सिंगल एटम हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है।
इस प्रकार से देखिए, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं या फिर सिंगल एटम्स हो सकते हैं, आगे और भी वर्णन है। दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पॉलीएटॉमिक आयन किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। तो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर एक चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे। पॉली का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा, इसीलिए से हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। तो आप देख सकते हैं यहां पॉलीएटॉमिक आयन का उदाहरण दिया गया है और इसे आपको याद भी कर लेना है, जैसे कि NH4+। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम है और उसके ऊपर एक चार्ज है, तो ये हो गया पॉलीएटॉमिक आयन। यहां देख सकते हैं एक है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तो 2 एटम्स यहां हो गए और इनके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, तो ये हो गया पॉलीएटॉम और इस पे चार्ज हो गया तो ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। यहां भी देख सकते हैं नाइट्रोजन है 1 और ऑक्सीजन है 3 और इसके ऊपर चार्ज है, तो ये दोनों के ऊपर कुल मिलाकर चार्ज है, ये H के ऊपर चार्ज नहीं है, ये भी आप ध्यान दें। तो आप आगे के जैसे क्लासेस में आपको पढ़ना है कि ये चार्ज यहाँ प्लस क्यों आता है, यहाँ माइनस क्यों लिखा गया है, या दोनों पर क्यों नहीं लिखा, मतलब ये दोनों पे है सिंगल पे क्यों नहीं है, तो ये आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, और इस प्रकार से इनके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये सब के ऊपर ये चार्ज है, सिर्फ O के ऊपर चार्ज नहीं है, ये भी आप ध्यान दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सम कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयन। तो यहां देख सकते हैं ये जो आयन्स हैं इनको आपको याद कर लेना, जैसे कि सोडियम हो गया तो Na+, पोटेशियम हो गया तो K+, सिल्वर हो गया तो Ag+, इस प्रकार से मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है, कैल्शियम के ऊपर 2+ है, तो इनको आपको याद करना है। यदि आप इनको याद करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और यदि आपको ये याद नहीं है तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं बताऊंगा आपको इसको किस प्रकार से याद करना है। जब हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे तब इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। फॉर्मूले, किस प्रकार से केमिकल फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं? फॉर्मूले, ये फॉर्मूला का प्लूरल हो गया। द केमिकल फॉर्मूला of a compound is a symbolic representation of its composition। जैसे कि मान लीजिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो यह क्या हो गया? एक कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। किस प्रकार से आपको सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। तो इसे भी आप याद कर लें, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition। इसमें क्या क्या मिले हुए हैं, इसके क्या क्या कंपोजिशन है, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जब किया जाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? Mg, सल्फाइड क्या हो गया? S। इसके बाद सोडियम क्लोराइड तो NaCl, इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। तो केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ द एलिमेंट। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लर्न करना होगा? सिंबल, और उसके बाद कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। यदि हम लोगों को यह याद हो जाएगा तो फिर बहुत ही आसान है केमिकल फॉर्मूला को लिखना। जैसे कि मान लीजिए सोडियम, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होता है, यह आपको याद करना है। कैल्शियम है, इसको याद करना है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। यही वह चार्ट है जिसे आपको क्लास 9 तक याद कर लेना है। और आपके पास यदि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का बुक है तो आप ज्यादा भी याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको याद कैसे करना है। सोडियम, तो सोडियम में आपको सोडियम 1 इस प्रकार से याद करना है। पोटेशियम 1, सिल्वर 1, कॉपर 1, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। मैग्नीशियम 2, सल्फर 2, यहां पर आप देख सकते हैं सल्फाइड है, सल्फर ना बोल के इसको हम लोग सल्फाइड बोलेंगे। सल्फाइड 2, ऑक्साइड 2, आपको 2 और 1 याद रखना है। माइनस प्लस आप कुछ ही दिनों में अपने आप सीख जाएंगे। हाइड्रोजन 1,
हाइड्राइड 1, क्लोराइड 1, ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1। आपको 1 याद रखना है, 2 याद रखना है, 3 याद रखना है, इस प्रकार से याद रखना है आपको। जैसे कार्बोनेट 2, सल्फाइट 2, सल्फेट 2, इस प्रकार से आपको ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं वह आपको याद रखना है। प्लस माइनस याद करने की कोशिश नहीं करनी है, प्लस माइनस आपको स्वयं ही याद हो जाएगा। जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है, लेकिन आपको 1 2 जरूर याद रखना है, मतलब कि वैलेंसी याद रखना है। जैसे आपको पूछा बताइए नाइट्राइड क्या होता है, तो आपको N3 यह याद होना चाहिए, N भी याद होना चाहिए, 3 भी याद होना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछा गया जिंक क्या होता है, तो आपको Zn2+ याद होना चाहिए। यदि यह याद है तो आप केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। चैप्टर के आगे में केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया गया है, तो वो मैं आगे की ओर आपको बताऊंगा। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो यहां से भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वैलेंसी किसे कहते हैं। तो जो एक एलिमेंट का कंबाइनिंग पावर है या फिर कैपेसिटी है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वैलेंसी बोलते हैं। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी हम लोगों ने 1 याद किया, सिल्वर का वैलेंसी 1 याद किया। इस प्रकार से आपने जो वैलेंसी याद किया है यह इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो वैलेंसी ही वह चीज है जो बताता है कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से किस प्रकार से कंबाइन करेगा और यह जो बॉन्ड बनाएगा किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा। ये सारी बातें वैलेंसी पर ही निर्भर होती है। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। बेसिकली वैलेंसी ही यह बताता है कि किस प्रकार का केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो ये सब बातें आप क्लास 10 में सीखेंगे, क्लास 11 में सीखेंगे। वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वह अभी भी सीखेंगे इसके आगे के चैप्टर्स में। तो अभी तो बस आपको यह याद करना है और थोड़ा बहुत समझना है, कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत समझ में आते जाए। पूरा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट अभी नहीं होगा, आप 10th तक जाएंगे तब भी यहाँ कॉन्सेप्ट सब क्लियर नहीं होगा। जब आप 11th में जाएंगे तब आपको एक्चुअली में समझ में आया कि वैलेंसी क्या होता है। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। तो आपको यहाँ बच्चे की तरह पढ़ाया गया तो वही हम लोग पढ़ते हैं। तो वैलेंसी को आप क्या समझ सकते हैं, तो वैलेंसी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक एटम का हैंड्स है और आर्म्स हैं जिसके द्वारा वह दूसरे एटम को पकड़ सकता है। बस इस प्रकार से समझिए। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी के द्वारा एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है, कंबाइन करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। ह्यूमन बीइंग के पास कितना आर्म्स होता है, 2, और ऑक्टोपस के पास कितना होता है, 8। If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of that octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? तो आप देख सकते हैं यदि ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है, ऑक्टोपस के पास कितना हाथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ है। तो ह्यूमन को यदि ये होल्ड करता है तो 2 हाथ से होल्ड करेगा, तो अदर यहाँ जो पेयर ऑफ हाथ है उसका या पेयर ऑफ आर्म्स है उससे 3 और ह्यूमन को वह पकड़ सकता है। तो कुल मिला के वह 4 ह्यूमन को पकड़ लेगा। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ O एंड ह्यूमन विथ H। तो आप इसको O से रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आर्म है, और ह्यूमन को H से रिप्रेजेंट करे और इसका तो 2 आर्म है और ये इस प्रकार से इसको पकड़ रहा है।
कैन यू राइट अ फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? डू यू गेट OH4 एज अ फॉर्मूला? अब यहां पर तो आपको फॉर्मूला ही लिखना सिखा दिया है। तो एनसीईआरटी को समझना या समझाने का कोशिश करता है और आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस को पकड़ के रखा है। एक ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमन को पकड़ के रखा है? 4। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बता दिया OH4। तो आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं, ये तो बहुत ही आसान होता है, यहां तो और पेचीदा बनाया जा रहा है इसको, और धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाएंगे। बस आपको याद करना है वह चार्ट। यदि वह चार्ट आपको याद हो गया तो आपका लगभग फॉर्मूला यहां हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं द वैलेंसीज ऑफ सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यह बताया गया है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप वैलेंसी को पढ़ेंगे, लेकिन मेरा विश्वास करिए वैलेंसी आप जब तक क्लास 11th में नहीं जाएंगे पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही है वह चार्ट जिसे आपको याद कर लेना है। अमोनियम क्या हो गया? तो याद करना है NH4 और आपको 1 याद कर लेना है कि इसका क्या वैलेंसी है? 1। आपको यह नहीं याद करना है कि प्लस है कि माइनस है, उसमें तो आपको और भी यह याद नहीं होगा। तो आपको सिर्फ 1 2 3 यह याद करके चले, आपका काम बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रूल्स दिया गया है, तो रूल्स को याद करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम लिखना बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ वह चार्ट याद करके रखना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। तो वैलेंसी जो है या फिर चार्ज उसको बैलेंस करना होता है। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो आप यह समझ रहे होंगे कि एक कंपाउंड क्या होता है, उसमें मेटल का पार्ट, नॉन मेटल का पार्ट। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो पीछे के वीडियोस को देखें तो आपको पता चल जाएगा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। कई बार मैं बता चुका हूं। जैसे यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्या हो गया? एक मेटल है, जबकि ऑक्सीजन क्या हो गया? नॉन मेटल। NaCl, Na क्या है? मेटल, और Cl क्या है? नॉन मेटल। FeS, तो Fe क्या है? मेटल। S क्या है? नॉन मेटल। CuO, कॉपर क्या है? मेटल, और O क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल को मिला के यहाँ देख रहे हैं आप कंपाउंड बनाया गया है। द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको मेटल लिखना होता है, और आप देखेंगे कि जब मेटल लिखेंगे तो इसका वैलेंसी प्लस में होता है। कैल्शियम का +2 आपने याद किया है क्या? सोडियम का +1। तो मैं पहले ही बता दिया था कि आपको +2 +1 याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 याद करके रखे काफी है। Fe फेरस सल्फाइड है, तो आयरन सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड जो भी बोले, इसको आप अलग से याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या हो गया? ये 2 हो गया। आयरन का 3 भी होता है तो उसको भी आप याद करें। कॉपर का यहां पर देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड का यहां पर 2 हो गया। कॉपर का 1 भी होता है। तो इस प्रकार से आप याद करके रख सकते हैं इसे। और ऑक्सीजन का 2 हो गया, क्लोराइड का 1 हो गया, सल्फाइड का 2 हो गया, ऑक्साइड का 2 हो गया। तो 1 2 याद करें। तो बताएं ये माइनस होगा कि प्लस होगा? तो ये सब माइनस होगा इधर से। यहां इधर प्लस और इधर क्या हो गया? माइनस। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको याद नहीं करना है माइनस और प्लस, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस आपको 1 2 3 जो भी है वह याद करके रखना है। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड आर नॉन मेटल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने आपको बता दिया। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक साइंस द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। तो जब पॉलीएटॉमिक आयन आप लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में आपको रखना है ताकि नंबर इंडिकेट अच्छा से हो। जैसे कि एक मैं बता देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया। तो हाइड्रोक्साइड को आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि इसका वैलेंसी को यहां लिखा जा सके। तो अब यह फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वह मैं आपको आगे की सिखा रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।